सर, सांस लेने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे खुलते ही सबसे पहली और डरावनी सच्चाई यही होती है। एक मरीज जो हवा के एक एक घूंट के लिए संघर्ष कर रहा है। मरीज बहुत तेजी से सांस खींचने की कोशिश करता है और उसकी छाती से एक अजीब सी तेज सीटी बजने की आवाज़ यानी वीजिंग साफ सुनाई देती है। डॉक्टरों के लिए मुश्किल चुनौती ये है कि ये बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले लक्षण दो पूरी तरह से अलग बीमारियों की वजह से हो सकते हैं। इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं के पीछे या तो अस्थमा है या फिर सीओपीडी। क्योंकि ऊपरी तौर पर दोनों की स्थिति समान दिखती है, इसलिए शुरुआती कुछ मिनटों में असली कारण का पता लगाने के बजाय सारा ध्यान एक सख्त प्रोटोकॉल पर होता है ताकि मरीज का दम घुटने से बचाया जा सके। अस्पताल के शोर शराबे के बीच सबसे पहला काम है मरीज के उन संकीर्ण वायुमार्गों यानी एयरवेज को वापस खोलना। बचाव का पहला कदम है एक नेबुलाइजर, जो खास रसायनों की भाप को सीधा फेफड़ों के ऊतकों तक पहुंचाता है। ये आरेख एक सिकुड़ी हुई श्वास नली को दिखाता है। जैसे ही लीवोसाल्बुटामॉल और इप्राट्रोपियम के अणु इसकी दीवारों से जुड़ते हैं, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और नली चौड़ी होकर फैलने लगती है। इसके तुरंत बाद नसों के जरिए हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो फेफड़ों के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद गंभीर सूजन को तेजी से कम करने का काम शुरू करता है। ये आक्रामक और तुरंत किया गया इलाज मरीज की जान तो बचा लेता है, लेकिन ये उन अलग अलग आंतरिक प्रक्रियाओं को कुछ समय के लिए छिपा देता है जो अस्थमा और सीओपीडी को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। जब मरीज की सांसें कुछ हद तक स्थिर हो जाती हैं, तब डॉक्टर बीमारी की हिस्ट्री और उसके पैटर्न की जांच करते हैं। अस्थमा की पहचान इसकी शुरुआत से होती है, जो अक्सर बचपन या युवावस्था के दौरान ही दिखने लगती है। इसका अटैक अक्सर अचानक होता है, जब फेफड़ों का सामना धूल, धुएं या किसी एलर्जन जैसी बाहरी चीज से होता है। ये शरीर के इम्यून सिस्टम की एक अस्थायी और तेज प्रतिक्रिया है, जिससे सांस की नलियों में एक तीव्र ऐंठन पैदा होती है। एक बार जब दवाओं का असर होता है और ये ऐंठन खत्म हो जाती है, तो फेफड़े दोबारा अपनी सामान्य अवस्था में लौट आते हैं। अस्थमा के साथ राहत की बात यह है कि ये पूरी तरह से पलटने वाली स्थिति है। दो अटैक्स के बीच फेफड़ों की बनावट और उनकी कार्यक्षमता पूरी तरह से बनी रहती है। लेकिन सीओपीडी का प्रोफाइल इससे बिल्कुल अलग है, जो वर्षों की धीमी और लगातार होने वाली क्षति का परिणाम है। ये बीमारी आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद ही सामने आती है। इसकी मुख्य वजह वर्षों तक बीड़ी या सिगरेट के धुएं का फेफड़ों में जाना है, जो धीरे धीरे नाजुक ऊतकों को नष्ट कर देता है। ये आरेख दोनों का अंतर स्पष्ट करता है। जहां स्वस्थ फेफड़ा लचीला है, वहीं सीओपीडी वाला फेफड़ा स्थायी रूप से अपनी आकृति खो चुका है। यहाँ ऊतकों का लचीलापन और उनकी काम करने की ताकत खत्म हो चुकी है। फेफड़ों का ये स्ट्रक्चरल डैमेज मरीज को एक स्थायी कमजोरी की स्थिति में छोड़ देता है, जिससे वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। सीओपीडी में होने वाला ये स्थायी नुकसान शरीर की गैसों को नियंत्रित करने के तरीके को बदल देता है, जिसका सीधा असर भविष्य में किए जाने वाले इमरजेंसी इलाजों पर पड़ता है। वापस इमरजेंसी रूम में लौटते हैं। मरीज अब स्थिर है और उसे सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन दी जा रही है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि अगर किसी को सांस की दिक्कत है तो उसे अधिकतम संभव स्पीड पर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, लेकिन सीओपीडी के मामले में बहुत तेज रफ्तार से ऑक्सीजन देना एक गंभीर और संभावित रूप से घातक गलती साबित हो सकती है। इस आरेख में दिमाग की मैकेनिक को देखें। स्थायी डैमेज के साथ जीने के कारण सीओपीडी के मरीज का दिमाग ऑक्सीजन के प्रति अलग तरह से रिएक्ट करता है। जब उसे अचानक बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, तो इंटरनल सेंसर्स सांस लेने की स्वाभाविक प्रेरणा को ही बंद कर देते हैं। जैसे ही मरीज का दिमाग सांस लेने का सिग्नल देना धीमा करता है, शरीर से पुरानी हवा बाहर नहीं निकल पाती। नतीजा ये होता है कि खून में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है। खून में बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड एक नशीली गैस की तरह व्यवहार करती है, जिससे मरीज बहुत जल्दी बेहोशी की गहरी स्थिति में चला जाता है। ये एक विडंबना है कि जो ऑक्सीजन जान बचाने के लिए दी गई थी, वही बीमारी की सही पहचान न होने के कारण एक जहर में बदल गई। प्रभावी इमरजेंसी केयर का आधार केवल श्वास नली को खोलना नहीं है, बल्कि उस छिपी हुई फिजियोलॉजी को समझना है जो हर मरीज के लिए इलाज के जोखिमों को बदल देती है। हमेशा सटीक निदान के आधार पर ही डॉक्टर की सलाह का पालन करें।